नमस्कार। इलेक्शन के रिजल्ट का महाराष्ट्र के ऊपर क्या असर होगा? नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का मुद्दा है चुनाव के रिजल्ट का। जी हाँ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कल जो दिल्ली में नगर निगम के वोटिंग जो फैसले आए उसी पर हम चर्चा करेंगे। खासकर गुजरात में जो है बीजेपी ने 99 से आगे बढ़ते हुए काफ़ी आगे निकल गई, यानी 140 प्लस गई है। और हम भी ये आंकड़ा कई पिछले दिनों एग्जिट पोल नहीं बोल सकते, वो अपने ओपिनियन बताए थे और वो सही साबित हुआ। लेकिन क्या इसका असर महाराष्ट्र में भी होगा? क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र राजनीति काफ़ी गर्म है, काफ़ी ऊपर नीचे है और काफ़ी लोगों को इसका आंकड़ा जो है देख रहे हैं कि क्या गुजरात का जो फ़ायदा जो है महाराष्ट्र को होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी जो है अंदर की बातें जो है बाहर निकालते हैं और वो घूम घूम के पता करते हैं कि आखिर में महाराष्ट्र राजनीति में हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, विरोधी पक्ष से भी मिलते हैं। तो आज क्या कहेंगे इसी पर हम चर्चा करेंगे। थत्ते जी, आपका स्वागत है। आज गुजरात चुनाव देख रहे हैं आप, रिजल्ट जो है रिजल्ट सामने हमारे चालू है, अभी टीवी चालू है। तो क्या कहेंगे इस पर? और थोड़ा ऐसा है कि आज दिन भर में मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि हम सुबह करीबन 11 बजे ये चर्चा कर रहे हैं। तो हिमाचल में तो ऊपर नीचे इतना हो रहा है कि हम हिमाचल के बारे में कल ही बोलेंगे, वो अच्छा रहेगा। वो अभी कोई निश्चित नहीं है उसका। मगर गुजरात का हो गया है कि अभी 149 है, कम ज़्यादा कुछ भी हुए तो 140 के आगे मतलब गुजरात की सत्ता तो हो गई है। और 127 का उनका जो पहला रिकॉर्ड था वो तोड़ के अभी 150 तक पहुँच गए वो। तो अभी कैसे है ना कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सत्ता है, दिल्ली में किसकी सत्ता है, मैं तो बोलूँ गुजरात में किसकी सत्ता है, इसका असर महाराष्ट्र पे कितना होगा ये पहले सोचने वाली बात है। ये पहले सोचने वाली बात है कि अभी गुजरात में बीजेपी को इतना ये मिला, 140 से 150 तक वो घूम रहे हैं अभी। तो बहुत ही बड़ा विजय जिसको बोल सकते हैं ऐसा मिला है। तो महाराष्ट्र के जो बीजेपी वाले हैं उनकी आशाएं पल्लवित हुई होंगी कि भाई देखो पड़ोसी गुजरात में तो बीजेपी का करिश्मा हो गया और हम कहाँ दूर हैं, हम उनके बाजू में तो है। तो उसका गुजरात का जो जलवा है उसका फ़ायदा देखो, ये 150 हो भी गए उनके, तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं। मगर मैं थोड़ा हमारे महाराष्ट्र के जो बीजेपी वाले हैं उनको सावधान करना चाहूँगा कि भाई गुजरात का जो इलेक्शन था, मैंने पहले दिन हमने जो वीडियो बनाया उसमें बोला था कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और आप है नहीं, ये मोदी वर्सेस सब ऐसी हैं और जीतेंगे मोदी, हारेगी बीजेपी, ऐसा भी मैंने बोला। 2 दिन पहले की बात। तो ये जो जीत है ये जीत मोदी साहब की है। ये 150 अभी 151 घूम रहे हैं, ये सब जो है ये मोदी के हैं। मुझे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पक्ष वालों को 2 सवाल पूछने हैं कि क्या आपके पास मोदी है? बड़ा सवाल है आपका। महाराष्ट्र में कोई मोदी है? दूसरी बात, मोदी साहब ने जिस तरह से खुद को झोंक दिया था गुजरात के इलेक्शन में कि भाई कुछ नहीं, गुजरात के सिवा दुनिया, वो जो अर्जुन की कहानी है कि उसको वो पैरेट का आँख ही दिखता था या मत्स्य का आँख ही दिखता था, वैसी ही बात थी कि उनको सिर्फ गुजरात दिख रहा था। प्रेस्टीज सवाल है ना सर, होम पिच है, अगर उसमें भी अगर आप लॉस जाओगे तो ये भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उनकी इज्जत है गुजरात। महाराष्ट्र में उनकी इज्जत है क्या? अगर होती तो मोदी और शाह के हाथ में सर तब भी ये हुक्म का इक्का था कि वो शिवसेना को बीजेपी के साथ जोड़ सकते थे। 2019 जोड़ा नहीं जोड़ा सर। उस समय एक शाह साहब का फ़ोन उद्धव को, मैं तो कोट करूँगा संजय को, मेरे मित्र, कल ही हमारी बहुत लंबी बात चली, तो उन्होंने बोला कि उद्धव जी राह देख रहे थे मोदी साहब का या शाह साहब का, अमित साहब का फ़ोन आएगा और हम टचअप कर लेंगे। हो सकता, क्योंकि उद्धव जी की इच्छा इनके साथ जाने की बाद में हुई।
और ऐसा है कि वो 2.5 साल का चक्कर, अमित शाह ने क्या बोला, ये बोला सर, उसमें एडजस्टमेंट ऐसी थी कि भाई चलो पहले 2.5 साल फडणवीस को दे भी दिए तो बाकी के 2.5 साल जो इम्पोर्टेंट है इलेक्शन के लिए वो उद्धव जी को मिल सकते थे, बिल्कुल मिल सकते, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सर उद्धव जी तो इसको तुम्हारे एकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे, वो कहाँ आखिर तक खुद के लिए बोल रहे थे, वो खुद के लिए बोल रहे ही नहीं रहते हैं। उन्होंने संजय राउत को थोड़ा सपोर्ट दिया 25%, मगर 70-75% उनका एकनाथ को था। कंफर्म, लगभग कंफर्म हो गया था। विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे। हाँ, वो तो ताई ने अपने रश्मि ताई ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उद्धव जी बनते भी नहीं थे जी। तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं था उद्धव जी के लिए कि भाई अभी बनाओ। मगर शाह साहब ने, मोदी साहब ने एक फ़ोन नहीं किया, दिल्ली से नहीं किया, एक भी फ़ोन नहीं किया। सर उद्धव जी राह देख रहे थे कि ये कब फ़ोन करते हैं, मैं हाँ बोलता हूँ और ये सरकार आती है, क्योंकि उनको उसमें आसानी थी ना, केंद्र की सत्ता एक जगह, उनकी सत्ता एक जगह, वो आसान था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे भी, हाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे भी। तो सर ऐसा है कि मोदी और शाह जी ने अगर महाराष्ट्र में सत्ता लाने की उस समय इच्छा भी नहीं जताई, प्रयास भी नहीं किए, हो सकता था वो भी नहीं किया, तो अब मोदी महाराष्ट्र में अपनी प्रतिष्ठा, प्रतिमा, पूरा जो ये है वो कहाँ तक झुकेंगे, कहाँ तक जो गुजरात में उन्होंने किया कि भाई नहीं, मुझे गुजरात में विश्व विक्रम करना है, कि गुजरात में आज तक कभी आए नहीं, इतने सीट्स में लाके अभी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो करके दूंगा। सर महाराष्ट्र में मोदी जी ने उस समय इंटरेस्ट नहीं दिया, करके महाआघाड़ी सरकार है। अभी अगर बीजेपी पे प्रचार में उन्होंने 4 सभाएं ली, मराठवाड़ा, कोकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, ऐसे अगर 4 सभाएं ली और बोले मैंने मेरा हिस्सा जो है वो निभा दिया, और बाकी सब जो है वो किसके ऊपर छोड़ेंगे, तो सिर्फ फडणवीस की। सर फडणवीस की ताकत जो है वो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि तुम्हारे पवार साहब की जो ताकत है वो 50 से 60 तक सीमित हो जाती है कभी भी। मतलब 1900 जब वो अकेले लड़े हैं तब तक मैं 78 मतलब 80 के समय भी देखा है, अभी भी वो 99 में टूटे तब भी देखा है हमने। 50-60 के आगे पवार साहब नहीं रहते। सर मेरे को ऐसा लगता है कि फडणवीस जी को जी ताकत है बीजेपी में, और बीजेपी विथ फडणवीस एज ए लीडर महाराष्ट्र में, सर वो उनको 110-120 के आगे जाने नहीं देती। 123 आया था 2014 की बात करें तो 14 मतलब 120, मगर मेजोरिटी नहीं, 145 जो चाहिए वो बीजेपी को फडणवीस के नहीं, किसी के भी नेतृत्व में। कल शिंदे और फडणवीस का गुट जो है वो भी एक साथ रहता है सर, तो मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि क्लियर मेजॉरिटी 145 जो है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएंगे। डाउट है उसके ऊपर, डाउट ही ये नहीं, मेरे को तो लगता ही है कि उन दोनों का मिलके भी ये ऐसा ही 120-130 में, मतलब 15 आदमी कम पड़ेंगे। वो इतने अपक्ष आने चाहिए या छोटे पार्टीज़ के आने चाहिए, और वो महाआघाड़ी के साथ नहीं जाने चाहिए, और शिवसेना की ताकत कम होनी चाहिए, कांग्रेस की ताकत कम होनी चाहिए, राष्ट्रवादी की कम होनी चाहिए। उसके आसार दिखते हैं क्या हमको? सर नहीं दिखते। ऑनेस्टली हम फडणवीस साहब अपने मित्र हैं, उनसे हम प्यार करते हैं, उनका भला चाहते हैं। शिंदे साहब तो अपने है जिगरी दोस्त हैं, तो उनके बारे में भी पॉजिटिव है हम, मगर फिर भी जो वास्तवता है उसको हमको वास्तविकता को तो वो करना, अधोरेखित करना पड़ेगी सर। तो ऐसा है कि गुजरात के इलेक्शन का असर महाराष्ट्र में होगा, ऐसा अगर बीजेपी वाले सोच रहे हैं तो भूल जाए। एक तो ऐसा है कि अभी 1.5-2 साल बाकी है, बीच में लोकसभा के चुनाव है, बीएमसी के पहले है।
हाँ नहीं, बीएमसी वगैरह तो अभी है, उसमें तो मैं बीएमसी अभी, हालांकि बीएमसी का असर हम विधानसभा से नहीं कर सकते। कल्याण का, नवी मुंबई का, महाराष्ट्र में 20 महापालिकाएं हैं जिनके चुनाव होने हैं। उसके बारे में तो मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में पूरा भरा हुआ है वो गुजरात विधानसभा जो है उधर की, वो भरा हुआ है। तो पहली बात यह है सर, गुजरात के ये जो नेत्र दीपक विजय मोदी साहब ने लिया है, वो मोदी साहब का विजय, महाराष्ट्र में कोई मोदी नहीं है। सर गुजरात की अगर थोड़ा सा बात करें तो आपको नहीं लगता कि इसमें आप और कांग्रेस आपस में लड़के ख़त्म हुए? हाँ हुए हैं ना, आपस में वोट बांट दिए और बीजेपी को बढ़त मिली। सर अभी रिवील नहीं होगा, ये कल होगा कि आपने मेरे अंदाज से, हाँ फिर भी बीजेपी आती ही थी सर। बीजेपी को कितने चाहिए थे? 95 ऐसे कुछ चाहिए थे। 180 है ना, तो कुछ है वो 95 का, किसी ने मुझे बताया कि ये 95 सर वो क्रॉस करने वाले थे। और 151 150 जो मिले उसमें सर मेरे को लगता है कि 50 सीट तो कांग्रेस और आपने आपस में लड़के दिए होंगे उनको जी। मतलब 100, ये हम तो पहले ही बोल रहे थे कि आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। 100 का बीजेपी का प्रोविजन था जी। मोदी साहब का भी करिश्मा 100 तक लेके जा रहा था उनको जी। ये 150 तक जो गया है अभी, उसमें कांग्रेस और आप आपस में लड़ गए। मगर महाराष्ट्र में आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि जो चुनाव पे असर करेगी वो आप महाराष्ट्र में नहीं है। तो बीजेपी का वो फ़ायदा जो कांग्रेस और आपकी लड़त में गुजरात में मिला, वो यहाँ नहीं मिलेगा। उल्टा ऐसा है कि महाआघाड़ी के रूप में राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना, ठाकरेगढ़, अंबेडकर और भी जुड़ जाएंगे। अब विपक्षी सब हो जाएंगे तो शेतकरी कामकरी पक्ष हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हैं और बहुत सारे, मतलब सपा बीजेपी और सपा हैं। एमआईएम इनडायरेक्टली डायरेक्टली शायद उनसे, बीएसपी भी है, बीएसपी भी वो भी काफ़ी वोट काटती है। ये लोग जीतते नहीं, लेकिन काटते तो हैं सर। मगर अगर इन्होंने बीएसपी और सबको एडजस्ट कर लिया तो पवार साहब में वो कैपेसिटी है। पवार महाराष्ट्र कल ही मीटिंग हुई है सर। हाँ मीटिंग हुई है, उसमें ये भी सब, उसमें टीएमसी और पवार साहब बहुत आएंगे सर। सोनिया जी कल ही मीटिंग हो गई ये दिल्ली रिजल्ट के बाद। हाँ नहीं, वहाँ की महाराष्ट्र में सर ऐसा हो जाएगा कि शिंदे गुट और बीजेपी छोड़ के जितने भी हैं सब एक हो जाएंगे, बीएसपी से लेके सब एक हो जाएंगे। बोलेंगे चलो आपस में बांट लेते हैं। सर ऐसी हालत में अगर महाआघाड़ी ने सबको एक साथ लिया और सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट को छोड़ दिया, तो मैं अभी बताता हूँ कि महाआघाड़ी के कम से कम 150 से 160 सीटें आएगी महाराष्ट्र में, अगर ये गठबंधन होता है तो। वैसे भी ये 4 लोगों का भी गठबंधन हुआ ना जी, तो हालत ऐसे हो सकती है कि बीजेपी और शिंदे गुट मिलके 130 और ये महागठबंधन जो है वो 135 और 10 जगह अपक्ष या छोटी पार्टी जो यहाँ भी जा सकती है वहाँ भी जा सकती है। सर इतना आसान महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट को नहीं। दूसरी बात ये है कि सर महाराष्ट्र में मोदी की जगह पवार साहब है, आपको भूलना नहीं चाहिए। मोदी पवार साहब के बारे में आप कुछ भी बोलो, आज मोदी गुजरात में जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, पवार साहब है। पवार साहब है जी, पॉजिटिवली है। और यहाँ की जो पोजीशन है वहाँ पे उस कद का नेता इसमें है ना, उद्धव और ये जो नेता हैं सर, उनका अपना तो भी अपना वोट बैंक तो है, वोट बैंक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुजरात के चुनाव में जो नेत्र दीपक विजय उनको मिला ही है, उसका महाराष्ट्र में ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। कांटे की टक्कर सर, जैसा अभी हम देख रहे हैं हिमाचल में, अभी देखो दोनों 32 और 4 अपक्ष हैं। तो सर ये कांटे की टक्कर ऐसी रहेगी कि 130, 135 और 10 या 20 दोनों को कम पड़ेंगे जी। फिर जो बाजी मारेगा वो मारेगा। फिर उस समय शायद मोदी शाह ने अगर इंटरेस्ट लिया, जो पिछली बार नहीं लिया था, तो बीजेपी और शिंदे की सरकार आ सकती है। नहीं तो महाआघाड़ी सर आज की तारीख में आप परसेंटेज के हिसाब से बोलेंगे तो मुझे महाआघाड़ी को 60% चांस दिख रहे हैं। 60-40% मुझे शिंदे और बीजेपी को चांस दिखे आज की तारीख में। ये परिस्थिति बदलेगी और समय कम है सर, समय कम है। फडणवीस भी कोशिश करेंगे, फडणवीस भी इस तरह से माहौल बनाएंगे, इस तरह से पूरा ये करेंगे कि है भाई
तो सर इनके पास 1 साल है खाली टोटल एक साल ही काम करने का, एक काम करने के 3 महीने जाएगा इलेक्शन चुनाव पर। और मेरे को ऐसा लगता है कि फडणवीस साहब शायद एक गेम और कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर रहेगी 100%। जी वो वहाँ पे मेजॉरिटी में है सर। जी बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे महाराष्ट्र के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही ले लो, ताकि मोदी का जो करिश्मा है, जो मोदी को वोट करेगा वो विधानसभा में करेगा, विधानसभा में करेगा। करते हैं ऐसा नहीं है, करते हैं मगर फिर भी करेगा जी। तो मेरा अंदाज ये है कि लोकसभा मध्यावर्ती चुनाव नहीं होंगे, मगर थोड़े पहले चुनाव होंगे और लोकसभा के साथ 6 महीने का तो गैप होता है। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी शिंदे सेना जो है वो 145 क्रॉस करके 150 तक पहुंच सकती है। सर ये मेरा अभी आकलन है। आपका ओपिनियन तो लगभग सही होता है, क्योंकि आप अंदर की बातें ज़्यादा बोलते हैं। सर ये इसमें मैंने मीडिया का अभ्यास किया है। जी धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गुजरात चुनाव का क्या महाराष्ट्र के आगे जो होने वाली चुनाव पर असर पड़ेगा, तो इसी पर हम सत्य जी जो है पूरा एनालिसिस कर रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप अपना भी ओपिनियन जो है हमारे कमेंट बॉक्स पर आप भी क्या चाहते हैं, क्या मतलब होना चाहिए, आप देख रहे हैं, आप बोल सकते, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।